मेरे बच्चों बच्चों मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको नॉलेज बहुत अच्छा दे सकता हूँ। अब देखो, हम लोग बात कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 1 क्लास 9th। ठीक है बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूँ कि जब हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स दिखाई देती है। ठीक है, बहुत सारी, आप समझ सकते हो क्या क्या हमें दिखाई देती है। तो इनको ना साइंटिस्ट ने ये कहा है कि दे ऑल आर मैटर। ठीक है, तो आप यूनिवर्स में जहाँ भी कुछ भी देखो, जो भी देखते हो, वो सब के सब मैटर है। तो हम आज इस टॉपिक में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या बात करने वाले हैं और इस पूरे चैप्टर में है क्या, बस आप बने रहो। अब 10 मिनट देख लो, मैं गारंटी देता हूँ आपको पूरा NCERT देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना बेहतरीन समझ में आ जाएगा। देखो, हम लोग पहले बात करेंगे मैटर के बारे में, किसने क्या कहा वो, फिर उसके बाद फिजिकल नेचर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर सबको मालूम है, सॉलिड लिक्विड गैस, और ये दो आपका अलग है, इसको भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड में इसको बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये काम कर सकते हैं हम लोग बाय द टेम्परेचर एंड बाय द प्रेशर से। उसके बाद लेटेंट हीट और वेपोराइजेशन, पूरा 9th क्लास के NCERT में इतना ही है। ठीक है, तो बच्चों चलो हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। मैटर जो होता है ना, मैटर को अगर हम डिफाइन करें, बोले एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, ये होता है आपका मैटर। आप जो यूनिवर्स में या आपके सराउंडिंग में जो भी दिखते हो, क्या वो मैटर क्या स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके पास मास होता है? ऑब्वियसली जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसके पास मास भी होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मार्कर अगर मैं इसको कहीं रखूँगा तो ये स्पेस को तो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, और इसके पास मास भी होगा। देखो ये वाइट बोर्ड है, इसने भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। अब जो भी देख सकते हो, यहाँ तक कि मैंने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है ना। चलो ठीक है, तो ये मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। ठीक है, तो मैटर के बारे में किसने क्या कहा है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं बेटा। तो आपको बता दूं, हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे, इनके अकॉर्डिंग क्या है और आपका मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मैटर को कैसा इन्होंने डिफाइन करा, हम उसके बारे में बात कर लेंगे। देखो हम जो इंडियन है ना, हम बहुत ही बड़े जुगाड़ू हैं और हमारे पास दिमाग तो कूट कूट के भरा हुआ है। इतना है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, हर एक में तो हम जुगाड़ बिठा देते हैं। तो बेटा जुगाड़ नहीं, यहाँ पे साइंस में अगर आप बात करें तो हर जगह पे आपको इंडियन मिलेंगे। आई एम प्राउड इंडियन। ठीक है, तो इंडियन फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि ऑल लिविंग और नॉन लिविंग जो है, आपके जितने भी आप देखते हो उसमें कोई लिविंग है नॉन लिविंग, आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है। जितने भी आप देखते हो, वो जो 5 बेसिक एलिमेंट है, इन्होंने हिंदी में कैसे बोला पता है बेटा? हिंदी में बोला इसने वायु, जल, पृथ्वी, आग, इसको अग्नि बोलते हैं। ठीक है, अग्नि, आकाश, ये है, ये हिंदी में बोला गया है। ठीक है, हिंदी में आपको सबका मालूम है, वायु मतलब आपका यहाँ पे हो गया एयर, जल, वाटर, ये पृथ्वी अर्थ, अग्नि फायर, और ये आपका हो गया स्काई। 5 बेसिक एलिमेंट से ये बना हुआ होता है। ठीक है, इनकी बात सही है। ठीक है, अब मॉडर्न, जैसे कि देखो साइंस बदलता रहता है, साइंस इज़ अ डायनामिक। आपको बता दो, साइंस डायनामिक मतलब वो चलता रहेगा, समय के हिसाब से नई इन्वेंशन होती है, नई बात आती है। अब मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा, तो इन्होंने इनको ना 2 कैटेगरी में डिवाइड करा। एक है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और दूसरा होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रहा है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने इनको डिवाइड करा। फिजिकली अगर हम बात करें तो आप इसको फील या सेंस कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, अभी मैंने बोला था बेटा कि हमारी शक्ल अच्छी नहीं है लेकिन मैं आपको नॉलेज अच्छा दे सकता हूँ। इसका मतलब आप देख के क्या क्या बता सकते हो।
ठीक है, देख के कैसे बता सकते हो, अरे छोटे से हाइट का है, टिंगा सा है, जरा सा दिखता है, बाल ऐसे है ना, अच्छी बॉडी है, मेरी नहीं है, लेकिन आप देख के बता सकते हो ना। अब इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन यही ऑब्जर्वेशन आप मैटर पे ले जाओ, ठीक है। तो वो मैटर कैसा दिखता है, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूँ, सॉलिड दिखता है, लिक्विड दिखता है, गैस दिखता है, किस तरीके से रहता है, आप उसके बारे में जो बात करोगे वो सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हो जाएगी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, दिखता बुरा हूँ लेकिन नॉलेज मेरे अंदर क्या है आपको नहीं मालूम, आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है ना बेटा, ये तुम्हारा एक तरह से इंटरनल अरेंजमेंट रहेगा, ये आपको बाद में अच्छे से समझ में आएगा। इंटरनल अरेंजमेंट आप यहाँ पे बोल सकते हो, एलिमेंट बोलो, मिक्सचर बोलो, मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये आप इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हो आप, मैटर इन आवर सराउंडिंग इज प्योर, ठीक है। तो ये बात तो हो गई, लेकिन हमें 9th क्लास में जो पढ़ना है ना बेटा, ये 9th क्लास में हमको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नेचर के बारे में हमें पढ़ना है। इस साल हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में हमें पढ़ना है, ओके। अब देखो, मैंने बोला था मैटर के बारे में इतनी ही बात है, अब हम बोलते हैं बेटा फिजिकल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके, मैटर के। तो जब मैं फिजिकल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूँ तो आपको बता दूँ, अब सवाल ये आता है कि सर हमारे आसपास जो दिखते हैं वो सारे के सारे मैटर है, ठीक है, सबके सब मैटर है ना, मैटर मतलब सब्सटेंस। तो क्या ये रहता कैसे है, बनता कैसे है, बना कैसे है, तो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में, ठीक है बेटा। तो मैटर के जो अपन हम बात करें फिजिकल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। पहले पॉइंट में बात करूं, मैटर जो है आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जितने भी सराउंडिंग में दिखते हैं ना, दे ऑल आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी भी सब्सटेंस का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे एटम। एटम का मतलब ही होता है बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस which cannot divide further, ठीक है। बोले सर अभी इसे एटम के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। एटम जो होगा बेटा, आप किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकाल लो जिसको आगे और फर्दर नहीं कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये देखो, ये भी एक मैटर ही है ना, सीमेंटेड पार्टिकल बहुत ही छोटा है, लेकिन इसको और भी छोटा कर सकते हो एटोमाइजर से, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो आगे, उसको हम लोग बोलेंगे एटम। एटम का मीनिंग निकलता है बेटा नॉट कट, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तब एक छोटा सा पार्टिकल को अगर तुम लाओगे या बनाओगे एटोमाइजर से, तो वो आपका स्फेरिकल नेचर ही रहेगा, स्फेरिकल जैसा ही दिखेगा, ठीक है। ये है आपका एटम, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक। एटम वेरी करता है, अलग अलग सब्सटेंस का एटम अलग अलग भी होता है, अब सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। अब इस स्मॉल पार्टिकल को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया, मैंने बोला कि 100 ml, ये एक्टिविटी है एक तरह का, एनसीईआरटी में एक्टिविटी है ना। मैंने 100 ml वाटर ले लिया और इसमें क्या करा, मैंने 2 स्पून मैंने शुगर, एक काम कर लेता हूँ मैं, शुगर नहीं, समझ में आएगा आपको। यहाँ पर एक KMnO4 का सॉल्यूशन ऐड कर देता हूँ। KMnO4 जो होता है ना बेटा, इस जब ऐड करूँगा तो ये पिंक कलर का बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा, KMnO4 ऐड कर दिया। KMnO4 इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, पर मैग्नेट। ये हमारा पिंकी है, क्या बोला मैंने, पिंक। पिंक क्या है कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, खास करके लड़कियों को, नाम ही रख देते हैं बहुत सारों के पिंकी। खैर अच्छा नाम है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो देखो KMnO4 सॉल्यूशन तुमने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब ये पूरा हो गया पिंक। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, मैं ना इसमें से 10 ml निकाल के, कितना करो बेटा, 10 ml ऐड करके, फिर वही मैंने 100 ml वाटर में इसको ऐड कर दिया, तो ये भी हो जाएगा आपका पिंक कलर। कितना ऐड करा, सिर्फ 10 ml। फिर मैंने क्या करा, इससे 10 ml एक कंटेनर लिया, इसमें भी 100 ml ले लिया और इसको मैंने ऐड कर दिया
कितना, सिर्फ 10 ml ऐड करा मैंने यहाँ पर भी 10 ml, तो ये भी हो गया पिंक। बस फ़र्क इतना है कि ये थोड़ा डार्क होगा, ये थोड़ा लाइट होगा, ये और थोड़ा लाइट होगा, लेकिन पार्टिकल्स तो है ना। उन पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे, लेकिन है तो सही ना। ठीक है, तो सोचो तो कितना सारा होगा कि सिर्फ 100 ml में से 10 ml मिला रहा हो तो भी पिंक कलर आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि मैटर्स जो होता है, मैटर्स के पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है बच्चों, जब ये बात समझ में आ गया तो हम आगे बात करते हैं इसी के बारे में। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा, कहाँ गया, पहला पॉइंट हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे कि कोई भी कैसे होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या क्या बोल रहा हूँ। सुनो, हम अगर सेकंड टॉपिक की बात करें बेटा, इस केस में बोलता ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कहना क्या चाह रहा है, जो भी पार्टिकल, जो भी मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। ये बात समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो कई सारी लड़कियां आपस में एक हाथ ऐसे फंसा के नाच रही थी, बीच में गैप आ रहा था। ऑब्वियसली बेटा, अगर मैटर तुम्हारा एटम से बना हुआ है तो ये स्फेरिकल, अगर तुम ऐसा भी जमाओगे, कैसे भी जमाओगे, तो बीच में स्पेस तो बच रहा है ना। देखो स्पेस तो बच रहा है ना। तो इनका कहने का मतलब ये है कि दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। बात समझ में आ रहा है, स्पेस होता है, ये स्पेस होता है। ठीक है, बोला सर इतना ज़्यादा स्पेस थोड़ी ना होता है। अरे होता है, कैसे, ये इतना माइक्रोस्कोपिक होता है, आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो। देखो बेटा कैसे, एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया, चलो 100 ml पानी ले लिया, इसका लेवल कहाँ तक है बेटा, यहाँ तक। इसमें मैंने क्या करा, 2 स्पून, टेबल स्पून शुगर ऐड कर दिया। शक्कर, शरबत तो पीते ही हो आप लोग, ठीक है। अब 2 स्पून शुगर ऐड कर दिया तो पता है क्या होता है कि इसका जो लेवल है, इतना जो लेवल है इसका, ये लेवल आपका नॉट इंक्रीज, ये लेवल इंक्रीज नहीं करता है। क्या बोला मैंने, ये लेवल इंक्रीज नहीं करता है। तो आपको क्या समझ में आता है कि ये पानी, ये शुगर कहाँ गया, ये शुगर कहाँ गया। तो बात ये आता है बेटा कि लिक्विड जो है इसके अंदर, वाटर लिया था आपने, लिक्विड के अंदर जब आप बात करोगे, दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस को ये शुगर के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं क्या, जब भी तो इसका लेवल बढ़ नहीं रहा है। तो मुझे साफ साफ समझ में आ गया कि देखो क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करोगे तो ये ऐसा बोल रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर, थर्ड पॉइंट है बेटा, मैटर हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो विच रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंड एटम्स बोलो या पार्टिकल बोलो, पार्टिकल टुगेदर। क्या बात समझ में आया। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी मैटर होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ देखो तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम बात करते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो बेटा अट्रैक्शन तो आप बड़े अच्छे से समझते हो, थोड़े बड़े हो गए ना, 9th क्लास में आ गए हो ना। अट्रैक्शन, किसी को देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है बेटा, क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि एटम्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर जो दो पार्टिकल है इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स डिपेंड करता है, ये फोर्स डिपेंड करता है आपके मैटर पे। इसका मतलब मैटर सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। जिसमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो क्या रहेगा तुम्हारा, सॉलिड।
मतलब ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो आपका होगा सॉलिड, वीक रहेगा तो वो आपका लिक्विड, और वीक रहेगा तो वो गैस हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही रिस्पॉन्सिबल है कि मैटर्स के पार्टिकल को आपस में बाइंड करके रखता है। ठीक है, अच्छा अगर ये बांध करके रखा है तो कोई कोई पास पास होगा तो कोई दूर दूर होगा। तो मैं यहाँ से बात करने चाह रहा हूँ कि एक डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे क्या बोलता है, मैटर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर टेंडेंसी टू डिफ्यूज़। बोले सर एक नया वर्ड आया, क्या डिफ्यूज़ क्या है? डिफ्यूज़न मतलब बेटा स्प्रेड, ऐसा समझ सकते हो, स्प्रेड होना। ठीक है, अब स्प्रेड कैसे होगा? अच्छा ये कैसे होता है? बाय द एक्शन ऑफ हीट, या आप बोल दो टेम्परेचर। लेकिन ये कब होगा? जब हीट होगा या फिर टेम्परेचर होगा। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मान लो यहाँ पे दो पार्टिकल्स है, दोनों पार्टिकल के बीच में एक बॉन्ड है। बॉन्ड कौन सा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे बाइंडिंग है, मेरा उससे दोस्ती का बॉन्ड है, इसका भी दोस्ती का बॉन्ड है। अभी देखते हैं, हम लोग बात करेंगे BFF। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, मैंने यहाँ पर इसको हीट दे दिया, टेम्परेचर गर्म कर दिया। तो जब गर्म कर दोगे तो क्या होता है, ये भी जो बॉन्डिंग है, बोलते हैं ना दोस्ती के बीच में एक ने आग लगा दी तो दोस्ती टूट गई। बेटा इतना कमज़ोर दोस्ती मत करना। तो चलो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसको अगर हीट कर देते हैं तो ये क्या हुआ, ऐसा टूट जाएगा ये बॉन्ड, और ये इधर मूव करने लग जाएगा, ये इधर मूव करने लग जाएगा, कहीं पे भी मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो जब बेटा ये मूव करने लग गया, कब मूव करने लगा? जब तुमने इसको टेम्परेचर दिया, तो यहाँ पे डिफ्यूज़ हो गया। इस डिफ्यूज़न को आप ऐसा भी समझ सकते हो, घर में अच्छा सा खाना बन रहा है, हाँ मम्मी क्या बना रहे हो? मम्मी बनाती बहुत अच्छा स्पेशल डिश, तो इसकी स्मेल आपको दूर से ही आ जाती है। तो क्या हो रहा है बेटा, जो भी स्मेल है एयर में डिफ्यूज़ होकर आप तक पहुंच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूव हो जाता है। तो जब कोई मूव आता है तो वहाँ पे आता है बेटा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब अगर आप किसी भी पार्टिकल को हीट करोगे तो वो उसका बॉन्ड टूट जाएगा और उसके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ये भी डिपेंड करेगा आपका अलग अलग मैटर्स पे, दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड या गैसेस पे। ठीक है बेटा, ये डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी होती है। ये मैटर के इतने ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए काम के हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात कर दिया मैंने, कर लेता हूँ मैं, ये कौन सा फिर फोर्थ हो गया, फिफ्थ पॉइंट एक और ले लो। मैटर्स पार्टिकल हैव कंटिन्यूसली मूवमेंट। मैटर पार्टिकल जो भी रहेगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर बोलो, मैटर पार्टिकल जो रहेगा मूव कंटिन्यूअस, ये रुकता ही नहीं है। किसी का भी मैटर हो, आप सॉलिड देखते हो, उसका मैटर हो या लिक्विड हो या गैस का मैटर हो, किसी का भी मैटर हो, उनके पार्टिकल्स रुकता ही नहीं है, मूव करना ही चाहता है हमेशा। ऐसा ऐसा पार्टिकल्स है, कोई दूर दूर है, कोई और भी दूर है, ऐसा समझ लो, कैसा भी समझ लो, तो ये ना आपस में मूव करते रहते हैं। अब मूव करते रहते हैं तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, मूव करेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना। लेकिन ये डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा बेटा? जिसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है वो तो इसको पकड़ के रखेगा ना, अरे भाई कहाँ जा रहा है, अपनी तो बॉन्डिंग बहुत मस्त है, तो ये जाने नहीं देगा। इसका मतलब ये कम मूव करेगा सॉलिड। ये लिक्विड का अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज़्यादा है, अरे अपनी उससे ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं है, तू 12 बजा रहा है, जा तेरी 12, छोड़ो। लिक्विड गैस को तो कोई मतलब ही नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, वो तो इधर उधर आवारा है, एक नंबर का घूमता रहता है, उनके बीच में कोई रोक टोक, कोई अट्रैक्शन नहीं है। आओ आए तो ठीक है, जाए तो भाड़ में जाओ। सॉरी यार, कैसे बोल रहा हूँ मैं। चलो बच्चों, अब हम बात कर रहे थे, ये तो हमने फिजिकल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर तो देख लिया, लेकिन अब बात ये आता है कि स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं। तो मैं बता दूं बच्चों, जनरली आप अपने सराउंडिंग में देखते हो तो कोई सॉलिड रहता है, तो कोई लिक्विड रहता है, तो कोई गैस रहता है। तो हम वो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करने वाले हैं। सॉरी, एकदम अच्छे से आपको बताने वाला हूँ हर एक पॉइंट के बारे में, जो एक बार दिमाग में आ जाए। देखो पढ़ाई ऐसी होती है बेटा कि एक बार पढ़ो तो सब समझ में आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं अगर स्टेट ऑफ मैटर, मैटर कितने तरीके के होते हैं, या आप बोलो इसको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जनरली हम मैटर की बात करते हैं, यहीं पे मैं सारा काम खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, एक मैं बोलता हूँ यहाँ पे सॉलिड, बीच में थोड़ा सा स्पेस दूंगा मैं, और यहाँ पे बोलूँगा मैं लिक्विड, फिर यहाँ पर मैंने बोल दिया गैस। बेटा दो और होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है आपका BEC। ठीक है,
ये हमारा स्टेट ऑफ मैटर। बोले सर 5 स्टेट, सॉलिड और लिक्विड और गैस तो हमें मालूम ही है और जनरली आपको यही इसी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन 9th क्लास में इसके बारे में भी दे के रखा है, तो बेटा आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, सुनोगे तो मज़ा आ गया, मज़ा आ जाएगा आपको। चलो, अगर हम सॉलिड की बात करें या लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें, तो बेटा इनके पीछे 2 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है? मेरा सवाल ये है कि अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, गैस है तो गैस क्यों है। जब ये हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कोई सॉलिड या लिक्विड या गैस होता है। एक होता है बेटा म्यूचुअल अट्रैक्शन, जिसको आप बोलोगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक बात हो गई। दूसरा एस्केपिंग टेंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। म्यूचुअल अट्रैक्शन को मैं बोलने वाला हूं MA और एस्केपिंग टेंडेंसी को बोल दूंगा मैं ET। सवाल ये आता है कि सॉलिड और सॉलिड है तो क्यों, लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, तो ये 2 चीज़ होता है। म्यूचुअल को मतलब समझते हो, अरे फेसबुक फ्रेंड में म्यूचुअल्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं? म्यूचुअल्स का मतलब हमारा ज़्यादा क्लोजनेस है उससे, ओके। चलो बेटा, एस्केपिंग टेंडेंसी, अबे यार दोस्त को अगर ढीला छोड़ दिया तो साला चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, खैर नहीं जाएगा वो। एस्केपिंग टेंडेंसी, यहाँ पर पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना बेटा। तो अब हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट, तो इनको ना बड़े पॉइंट वाइज हमें डिफाइन करना है बेटा। और पॉइंट वाइज अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लोग सबके बारे में किस किस पॉइंट को ध्यान रखना है जिससे हमें सवाल पूछा जाएगा। तो वो पहला मैं बता रहा हूँ कि पहले तो स्टेट है क्या, सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, तो स्टेट के बारे में बात करेंगे। स्टेट मतलब अवस्था होता है हिंदी में बोलो तो। दूसरा हम लोग बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तीसरी हम लोग बात कर लेंगे बेटा कॉम्प्रेसिबिलिटी, एकदम ऑर्डर में है ये। अब एक समझ गए तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा तो तीसरा समझ में आएगा, इस ऑर्डर में है ये। फोर्थ में अगर हम बात करें कॉम्प्रेसिबिलिटी, देखो बेटा सॉलिड में रिजिडिटी आता है, लेकिन लिक्विड में क्या आता है, फ्लूइडिटी, या गैस में क्या आता है, फ्लूइडिटी। समझ जाओगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, रिजिडिटी फ्लूइडिटी हो गया। डिफ्यूज़न, ये डिफ्यूज़न तो बड़ा पेचीदा है भैया, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी स्मेल आती है। सिक्स्थ हम लोग बात कर लेंगे डेंसिटी। हम लोग सारे के सारे स्टेट को, जनरली हम 3 स्टेट को इन पॉइंट्स में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, और ऐसे ऑर्डर में बताऊंगा बेटा कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं पहला हेडिंग डालता हूं द सॉलिड स्टेट। इन पॉइंट्स को ध्यान देना बेटे, क्योंकि हम लिक्विड स्टेट को भी इसी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो द सॉलिड स्टेट को अगर आप देखते हो तो आप क्या पाते हो, सॉलिड जो होता है एक डेफिनेट शेप होता है, कॉमा साइज भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो क्या समझ में आया, पहला पॉइंट कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम होता है, ये बात तो पक्की हो गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा सॉलिड में। देखो सॉलिड में क्यों आता है, सॉलिड में क्यों आता है, कोई भी चीज़ सॉलिड क्यों रहता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये है। मैंने क्या बोला था, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा मेरा, या फिर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलो या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलो या एस्केपिंग टेंडेंसी, ये 2 ही फैक्टर के ऊपर हम सारा बात करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड में इज मच मोर ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी। देखो एस्केपिंग टेंडेंसी ET की अगर हम बात करें, यहाँ पे बता रहा हूँ, एस्केपिंग टेंडेंसी की अगर हम बात करें, आप अगर मॉलिक्यूल्स को हीट करोगे तो वो यहाँ से निकल जाएगा क्या, ऑब्वियसली। पार्टिकल्स को हीट करोगे तो वहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा, अब ये भी बताया था वो चला जाएगा। तो वो इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी, और एस्केपिंग टेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थर्मल एनर्जी, जो आप गर्म करोगे, ठीक है। तो सॉलिड में जल्दी नहीं निकलता है, लिक्विड को थोड़ी देर गर्म करो तो वेपराइज हो ही जाता है। गैस को भी हम लोग इस तरीके से बात कर लेंगे। तो क्या होता है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो मच मोर होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। इसको डिफाइन क्या करना है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
पार्टिकल्स इज मच मोर, सो दैट इज इट सॉलिड स्टेट। तो फाइनली ये समझ में आया कि मच मोर अगर होगा तो यहाँ पर क्या हो गया, पार्टिकल्स आर इन वेरी क्लोजली पैक्ड। बात समझ में आया? क्या हुआ बेटा, बहुत ज़्यादा पास पास ये होंगे। अब बहुत ज़्यादा पास पास होंगे, कैसे होंगे? यहाँ देखो, ये दो पार्टिकल के बीच में मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दरअसल हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, BFF ट्रेंड में है ही बच्चों के, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। ठीक है, दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ होती है बेटा, बिना खून का रिश्ता है लेकिन साला अपनों से भी प्यारा है। तो सॉलिड में क्या होता है कि इंटर पार्टिकल्स, जो इसके पास के पार्टिकल्स है ना, उसके साथ इसका BFF वाला रिलेशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो ये काफ़ी क्लोज रहेंगे। और जब ज़्यादा क्लोज रहेंगे तो उसको कोई तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। तो फाइनली किस स्टेट में आ जाएगा बेटा? वो सॉलिड स्टेट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा क्या है? ये है। तो सॉलिड में आप देखोगे कि पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से अरेंज रहता है, काफ़ी पास पास रहता है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई, ये है हमारा सॉलिड, बहुत पास पास है। ठीक है, तीसरी अगर हम पॉइंट की बात करें, अभी बोला था मच मोर होगा, पार्टिकल इज वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब क्या होगा बेटा इस केस में? लेस स्पेस होगा क्या इनके बीच में? इनके बीच में स्पेस बहुत कम होगा। अब हम पहले BFF है, पहले हमारे बीच में क्लोजनेस है, और क्या क्लोज करेगा? घर बस आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला बेटा कि पहले क्लोजनेस है, तो क्या आप इसको और क्लोज ला सकते हो? कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा नहीं। कॉम्प्रेसिबल क्या होगा? सॉलिड आर लेस कॉम्प्रेसिबल। क्या बच्चे समझ में आया? सॉलिड्स आर लेस कॉम्प्रेसिबल। रीजन क्या बोलोगे? बिकॉज वेरी लेस या वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, सो कैन नॉट कॉम्प्रेस इजीली। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझ में आ गया। देखो, इससे ये पॉइंट हो गया। अब इसी से पॉइंट ये फोर्थ आ जाएगा आपका, रिजिडिटी। बेटा सॉलिड जो होता है, सॉलिड्स आर रिजिड। क्या बोला? रिजिडिटी, सॉलिड्स आर रिजिड। कायदे से क्या होता है बेटे? बच्चे यहाँ देखो, सॉलिड्स के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं बिकॉज ऑफ हाईली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। अब क्या होगा? रिजिडिटी एक तरह से फ्लोइंग प्रॉपर्टी है। देखो क्या होता है, ये आपस में मूव तो करेंगे, लेकिन इनके बीच में मूव करना चाहेंगे, होगा नहीं। मूव करना चाहेंगे लेकिन ये मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको बांध कर रखा है। तो ये अपने ही जगह पर फिक्स रहते हैं और अपनी जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो फाइनली जब ये इधर से उधर मूव ही नहीं कर सकता है, वहीं का वहीं रहेगा, इकट्ठा रहेगा, तो क्या ये कठोर हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये सॉलिड में होगा। और ये सॉलिड में क्या होगा? रिजिड हो जाएगा। ये क्या बच्चे समझ में आया? रिजिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेट करेगी, ये मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न की बात करूँ तो देखो बेटा, हम बात कर लेते हैं, डिफ्यूज़ नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसमें डिफ्यूज़न में। चॉक को हम लोग बोर्ड में लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बोला ब्लैक बोर्ड में, एग्जाम्पल डिफ्यूज़न का बताता हूँ। सॉलिड डिफ्यूज़ क्या होगा? बहुत कम होगा, वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम डिफ्यूज़ होगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न अगर मैं बताऊं बेटा, जैसे कि हमारे गर्मी छुट्टी में हम लोग स्कूल के आखिरी क्लास में जब मार्ट साहब हमारे बोर्ड पे लिखा करते थे, फिर उसको मिटाते नहीं थे। जब गर्मी छुट्टी हो जाती थी फिर आते थे, तो तुम क्या देखते थे कि वो जो थोड़ा थोड़ा मिट गया होगा, थोड़ा थोड़ा मिट जाता है। तो वहाँ पे चॉक क्या है आपका? सॉलिड पार्टिकल से। और सॉलिड क्या होता है? बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होता है, वेरी लेस, या फिर आप बोलो कि स्लोली डिफ्यूज़। क्या बच्चों ये बात क्लियर है? डिफ्यूज़ हो गया। लास्ट वन की अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी कौन सा पॉइंट है? ये जो भी पॉइंट है आपका फिफ्थ पॉइंट है। डेंसिटी क्या होगा? वेरी हाई होगा। किसमें बेटा? सॉलिड में बहुत ज़्यादा होगा। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी जो होता है वो होता है आपका मास
अपॉन में वॉल्यूम। देखो बेटा सॉलिड के बारे में हमने क्या बोला था कि शेप साइज होगा और वॉल्यूम भी होगा, मास तो होगा ही होगा। तो ये हो गया द सॉलिड स्टेट। अब सिमिलरली हम लोग इसी प्रॉपर्टीज़ को लेके हम लिक्विड की बात कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को लेके हम गैस को बात कर लेंगे। तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मिटा रहा हूँ, बस इतना मिटा रहा हूँ जितना रिक्वायरमेंट है। ये हो गया, इसको ऐसे ही रहने दिया, हम पॉइंट्स को तो ऐसे के ऐसे ही रख रहे हैं। समझने में बड़ी आसानी होगी बेटा आपको, ठीक है। देखो क्या बोल रहा मैंने, अब हम लोग बात कर रहे हैं द लिक्विड स्टेट कि कोई भी लिक्विड में तो लिक्विड में क्यों होता है। तो पहली बात तो हम इसके पहला पॉइंट अगर बात करें तो यही होता है कि लिक्विड के पास कोई स्पेसिफाइड साइज और शेप नहीं होता है। मैंने यहाँ पर बोला एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। बच्चे फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये ऐसा है कि इस बॉटल में रख दूँ तो इसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, इसमें रख दूँ तो इसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। जहाँ भी रखोगे ये भी तुम्हारा 100 ml, ये भी तुम्हारा 100 ml ही, लेकिन साइज़ अलग अलग हो जाएगा, शेप अलग अलग हो जाएगा। वाटर का तो वॉल्यूम उतना ही है ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो है बेटा ये फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं रहेगा। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर बता सकते हो कि क्या होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। तो बेटा यहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है नियर अबाउट एस्केपिंग टेंडेंसी, या फिर आप बोलो ना मच मोर नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी से एज कंपेयर टू सॉलिड। मैं इसको बात कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ कि लेस देन सॉलिड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स आर लेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड बोल दो आप, ठीक है। थोड़ा सॉलिड से कम होगा। अब थोड़ा सॉलिड से कम होगा तो भाई कम क्यों होगा, अब मेरा वो BFF नहीं है, वो मेरा दोस्त है। क्योंकि हम बोलते हैं ना अरे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है। अट्रैक्शन तो है लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड के जितना अट्रैक्शन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा लूजली पैक रहेगा बेटा, लूजली पैक्ड रहेगा। कौन, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा लूजली पैक्ड रहेगा। इसका मतलब मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल। क्या बच्चों ये बात समझ में आ रहा है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। अरे भाई बात समझ में आ गई हमको। लूजली पैक्ड होगा क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन सॉलिड रहेगा। अब मेरी बात सुनो, अब जो मेरा सिर्फ दोस्त है BFF नहीं है, लेकिन दोस्त को आप बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो कैसे, नज़दीकियाँ बढ़ा के, उससे बातचीत करके, उनके साथ रह के, ठीक है। सबके दोस्त होते हैं बेटा। तो अब बताओ कि हम कॉम्प्रेस इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मोर कॉम्प्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड, आप सॉलिड से इसको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। क्या बच्चों ये बात समझ में आई आपको। ऑब्वियसली यहाँ पर ये थोड़े दूर दूर है, चल रहे भैया और नज़दीक आओ, आ जाएंगे, कंप्रेस करोगे, बोला ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कहाँ पे, कैन स्टेट चेंज ऑफ मैटर, हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर बात करने वाले। लेकिन यहाँ पर बेटा हम रिजिडिटी की बात नहीं करेंगे। लिक्विड में क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो, ठीक है। और फ्लो में कौन कौन आएगा, एक तो आपका यहाँ पे लिक्विड हो जाता है और आपका गैस हो जाता है, दोनों के पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी रहेगी। गैस के बारे में तो हम बात करेंगे, ठीक है। तो फ्लो कैसे होगा आपको बता दूं। देखो हमने बात करी थी बच्चे कि इनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन कम रहेगा। लेकिन क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर मैं इसमें कोई टेम्परेचर वगैरह देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये भाई साहब निकल लेंगे कहीं पे सफ़र पे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फ्लो तो कर रहे ना। या फिर आप इसको ऐसा समझ लो ना कि पानी मैंने कहीं पे कहीं पे पानी मैंने गिरा दिया तो पानी का फ्लो करेगा और डिफरेंट शेप लेगा कि नहीं लेगा, बताओ। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी। पानी तो बहता ही है, कितने बच्चे तो घूमने जाते हैं, चलो इस पार्ट पे चलेंगे, फॉल पे चलेंगे, ठीक है। तो फ्लो तो होता है ना वाटर,
ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न लिक्विड जो होता है ना थोड़ा कम डिफ्यूज़ होता है गैस से, लेकिन सॉलिड से तो ज़्यादा डिफ्यूज़ होता है। इस डिफ्यूज़न को हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं बेटा, हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, नीचे लिक्विड जैसा रहता है, लेकिन स्प्रे डालते तो स्प्रे एटमाइजर जैसा स्प्रे हमारे उसमें हम लगा लेते हैं तो स्मेल आती है, ठीक है। या फिर आप कहीं लिक्विड को छोड़ दोगे ना तो थोड़ी देर बाद वो डिफ्यूज़, समझ लो उसको इवापोरेशन बोलते हैं, लेकिन समझ लो कि डिफ्यूज़न तो क्या होगा, मैंने बोला कि मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस, गैस से क्या होगा, कम होगा। ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया। अब लास्ट वन प्रॉपर्टीज अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, लेस डेंसिटी। क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा आपका, लेस देन सॉलिड। बहुत अहम बात बताने वाला हूं, देखो लेस देन सॉलिड हम कैसे समझेंगे बच्चे, मेरी बात सुनो। यहां पर हमने लिया कौन, वाटर, यहां पर रख दिया हमने आइस क्यूब। क्या ये यहां पे फ्लोट करता है क्या? अब बोलोगे सर वॉइस आइस फ्लोट करता है, सॉलिड फ्लो कर रहा है, डेंसिटी कायदे से इससे डेंसिटी कम होती है, इसकी लिक्विड की कम होती है। हम बताएंगे इसके बारे में, हल्का होता है आपका बर्फ, ठीक है, क्योंकि लिक्विड से बना है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग सेम प्रॉपर्टी किसके बारे में बात कर लेंगे, द गैसियस स्टेट के बारे में। तो इसको अगर मिटा दूं तो भी बच्चों को समझ में सब कुछ आने वाला है। मैंने बोला था बेटा, अब हम लिक्विड स्टेट की जगह पे हम किसकी बात करने वाले हैं, द गैसियस स्टेट के बारे में। तो द गैसियस स्टेट को अगर हम समझें तो बता दूं आपको एयर के बारे में बात कर लेना चाहिए, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में एयर है भैया, एयर जो हम 100% में से आप बात करें तो 78% आपका नाइट्रोजन ही होता है, N2, ठीक है। आपका 21% हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन होता है। बेटा ऑक्सीजन का लेवल हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं पेड़ पौधे काट के, बहुत बुरी बात है। आप पेड़ लगाओ घर में एक एक, ठीक है, अगर जिंदा रहना है तो, नहीं तो सांसों की बीमारी से मर जाएंगे हम। और 1% क्या है, अदर। इस अदर में आ जाएगा आपका मीथेन, CFC बोलते हो बेटा, CO2 बोलते हो, एटसेट्रा, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस है। हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, और वो हम ही कर रहे हैं, हमारी गलती है, लेकिन हम इस गलती को सुधारना है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गया। बोले सर गैस एयर तो आपने समझा दिया, तो द गैसेस स्टेट में क्या होगा, तो मैं यही बोलना चाहूँगा बेटा, नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर शेप साइज, जो भी बोलो, क्या होगा, नो फिक्स वॉल्यूम बोलो, साइज बोलो या शेप बोलो, कुछ भी इसका फिक्स नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो ये क्या होता है, रैंडम मोशन करते हैं। 1 मिनट अभी बताता हूँ, रैंडम जो जहाँ मिला, अब यहाँ पे इसकी बात कर रहे थे, उसके बाद रैंडम मोशन की बात करेंगे। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेटा हम बात करें तो ये क्या होता है कि होता ही नहीं है या वेरी निग्लिजिबल होता है, निग्लिजिबल, बहुत ही कम होगा। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इधर उधर इधर, ये सारे के सारे मन चले हैं, सारे के सारे क्या है, मन चले। एक इधर जा रहा है, 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 इस पे किसी का कोई रोक नहीं। इसका मतलब अगर रोक होता तो ये आपस में साथ रहते ना, ये आवारा है, मतलब इससे हमारी दोस्ती नहीं है। तो इसीलिए तो क्या बोला, वेर नॉट, निग्लिजिबल होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस पार्टिकल्स इज वेरी लेस और निग्लिजिबल, सो दे मूव एट रैंडम इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। बात समझ में आया बेटे? तो जब एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये बात तो हमें समझ में आ गया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, वो हमारा दोस्त ही नहीं है। और एक हमारा दोस्त था और एक हमारा म्यूचुअल फ्रेंड, हमने ऐसे करके इसको समझा। अब कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो बेटा क्या होगा, हाईली कंप्रेसिबल। क्यों? इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। अब बहुत ज़्यादा गैप है, इसी को हम लोग देख लेते हैं। ये कंटेनर ले लिया, बहुत ज़्यादा गैप है, ये सब इधर उधर टकराएंगे। अगर मैं इसमें कुछ ऐसा काम कर दूं कि इसको पास पास ले आऊं तो हम कर सकते हैं इसका प्रेशर घटा के।
सॉरी प्रेशर बढ़ा के प्रेशर से हम इसको कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो हाईली कॉम्प्रेसिबल, ठीक है। अब हाईली कॉम्प्रेसिबल कैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पे कि देखो ना भैया, एलपीजी गैस आता है, गैस को हम लोग काय में बदल देते हैं, एक सिलेंडर में भर देते हैं। नहीं बना पाया मैं सिलेंडर, चलो समझ में तो आया ना। 15 किलो गैस तो सिलेंडर में आ जाता है हमारा, ठीक है। अब फ्लूइडिटी, फ्लो तो करता ही है ना, गैस फ्लो क्यों नहीं करेगा, देखो ऐसे हमारे जैसे घूम रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न की बात करें तो सबसे बेटर एग्जांपल ये है कि स्मोक, स्मोक समझ रहे हो, अगरबत्ती, अगरबत्ती जलता है तो क्या स्मेल एयर से होते हुए हमारे तक आता है। अच्छा, डिफ्यूज़न बाय द एक्शन ऑफ किस में होगा, टेम्परेचर पे ही ये पॉसिबल होगा। जब तुम टेम्परेचर दोगे तो यहाँ पे जो भी होगा उसके पार्टिकल एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा और उस एनर्जी को लेके ये मूव करेगा। तो हमें ये बात तो समझ में आ गई, जैसे कि ये हमारी मम्मी खाना बना रही किचन में, कुछ भी अच्छा सा डिश बना रही है, ये स्मेल उड़ के आया, वही मम्मी क्या बना रहे हो, तो स्मेल बहुत प्यारी आती है ना। तो ये हो गया डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। ये तो बात हो गया मेरा स्टेट ऑफ मैटर का 3 बेसिक। लेकिन अगर हम बात कर ले बेटा प्लाज्मा स्टेट और बीईसी स्टेट, तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है। देखो मैं सुनाता हूँ तुम लोगों को। अब इसमें इतनी सारी बात नहीं होगी, अब सीधी सीधी बात होगी कि ये है क्या चीज़। कहाँ पे लिखा था हमने, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं अपन। ये था यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे गैस, ओके। ये ले लिया मैंने प्लाज्मा और यहाँ पे हो जाएगा बीईसी। चलो बेटा, प्लाज्मा स्टेट इज माय 4th स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में बता दूं, इट इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मैटर जो है, इट इज ऑल्सो गैसेस स्टेट। क्या हुआ मैंने बोले, इट इज अ gaseous state of matter but particles, but gas particle जो होगा, gas particle is cation। बेटा कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जिस्ट इन हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 10⁷ केल्विन। बेटा ये टेम्परेचर कहाँ पॉसिबल है, सन के अराउंड, अराउंड सन ये टेम्परेचर पॉसिबल है। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन के सराउंडिंग में, सन के सराउंडिंग में हाइड्रोजन गैस होता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है इतने ज़्यादा टेम्परेचर में ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। क्या बोला मैंने, ये सर्वाइव नहीं कर पाता 10⁷ केल्विन। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, अंदाजा भी लगा सकते हो, लगा लो सन के अराउंड कितना आग जलता है इनकी वजह से, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर पॉसिबल होता है तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शन पे। बच्चे आपको मालूम होगा न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। एटम बम, हाइड्रोजन बम तो सुना होगा ना, फटता है कितना गर्मी पैदा हो जाता है जिससे इंसान मर जाता है। तो मैंने बोला यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये हाइड्रोजन आपस में टूट जाता है। जैसे कि H और H यहाँ पर होगा, तो H एक और एक H, एक H पॉजिटिव रहता है और एक H नेगेटिव रहता है। तो देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। ये जो आपका H पॉजिटिव है, ये भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, दे देते हैं। यहाँ पे H पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, अच्छे से बनाऊंगा मैं इसको, H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये है आपका प्लाज्मा स्टेट। बात समझ में आया। ये H पॉजिटिव प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा स्टेट। ये सन के अराउंड में रहता है और यह कितना खतरनाक टेम्परेचर है जहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये बात ये समझ में आया बेटा, ये है आपका प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। अब प्लाज्मा स्टेट का जस्ट अपोजिट है आपका बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या बोला मैंने, हम लोग बात कर रहे हैं, ये 4th हो गया, आपका 5th हो गया, हम लोग बीईसी की बात कर रहे हैं, बोज आइंस्टीन। मैंने बोला ना हर जगह इंडियन मिलेंगे, आइंस्टीन के साथ काम किए हुए हमारे बोस साहब है, अरे बॉस ही है यार इंडियन, ठीक है। बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन। बेटा जैसे मैंने बोला कि इट इज एग्जिस्ट इन वेरी हाई टेम्परेचर,
और वो 10⁻7 केल्विन। ठीक है, अब ये जो होगा ना, इट इज अ फिफ्थ मैटर ऑफ, अरे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज एग्जिस्ट इन वेरी लो टेम्परेचर। उल्टा है, ठीक है, क्या बोला मैंने यहां पे, इट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ गैस, ठीक है, एग्जिस्ट इन वेरी लो टेम्परेचर, जो माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस। बेटे ये माइनस में 273 आप अंदाजा लगा सकते हो, 0 डिग्री सेल्सियस में आप बर्फ जम जाते हो, सॉरी वाटर तो वाटर जो है बर्फ जम जाता है ना, माइनस डिग्री सेल्सियस हमको इतनी ठंड लगती है, समझ में नहीं आता है क्या। तो देखो ना यहाँ पे माइनस में 273, इसको बोलता है बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन। हम लोग टेम्परेचर स्केल में तुमको बताऊंगा बहुत अच्छे से। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया आपका 0 केल्विन, ओके। अब देखो बेटा, ये जो एग्जिस्ट करता है वेरी लो टेम्परेचर, तो मैं क्या बोलूं, क्या वेरी लो डेंसिटी भी होगा, बहुत कम डेंसिटी भी होगा। तो बात ये समझ में आया कि BEC जो है आपका, इट इज अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच gas of boson, the gas of boson have very low temperature or very low density or very low density, ठीक है। in that case, तो अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करके बताया, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो गैसेस पार्टिकल आपके इस तरीके से मान लो है, ठीक है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे ये यहाँ पर है। अब वेरी लो टेम्परेचर की बात करूं भैया, वेरी लो टेम्परेचर माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस, तो ये गैस पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, आपस में क्लम्प हो जाते हैं। क्या बोला, एक नया वर्ड आया हमारे पास, क्या बोला, यहाँ पे ये क्लम्प हो जाते हैं। क्लम्प मतलब ये आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि अरे इनके पास कोई स्केपिंग टेंडेंसी की एनर्जी नहीं बची, जा ही नहीं पाएंगे इतने खतरनाक टेम्परेचर। तो ये क्या हुआ, बिहेव एज अ सिंगल एटम। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा, बिहेव एज अ सिंगल एटम। तो इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं बेटा BEC। क्या ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, बच्चों अब हम क्या बोल रहे हैं, कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर। कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर, आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में देखा होगा आपने कि कोई सॉलिड से लिक्विड, हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होते हुए, और लिक्विड टू सॉलिड, या लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड कन्वर्ट होते हुए आपने देखा होगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है, हमारा टॉपिक यहाँ है कि कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर, क्या आप कर सकते हो, ठीक है। कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर, यस इट इज अ पॉसिबल। हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, या इसका अपोजिट अगर बात करो तो आप ये सारे काम कर सकते हो। अब इसको हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से समझेंगे बेटा, जो आपको बहुत ही आसान पड़ने वाला है, ठीक है। अब कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर हमने बात करा, तो एक सबसे बेटर एग्जांपल लूंगा मैं। पहले तो ये बात करूं कि कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर, इट इज अ पॉसिबल, पहला एक वजह से बाय इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बाय टेम्परेचर से पॉसिबल है ये, और दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस वगैरह सब आप कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एक तो बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड बाय द इफेक्ट ऑफ गैस और प्रेशर, ठीक है। एक सबसे बेटर एग्जांपल दूं जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं। एक आइस आपने देखा होगा, ठीक है, आइस, फिर आइस को जब हम लोग पिघलाते हैं तो ये क्या है, सॉलिड में, थोड़ा सा हम लोग पिघलाते हैं और ये क्या बन जाता है यहाँ पर, वाटर, और ये क्या है आपका, लिक्विड में। फिर ये क्या होता है, ये यहाँ पर और हम कुछ करते हैं और ये क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चे आप क्या करते हो, इसको थोड़ा टेम्परेचर देते हो, मेल्ट करते हो,
टेम्परेचर देते हो तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और जब इसको आप और टेम्परेचर देते हो तो ये बॉइल्ड हो जाता है और यहाँ पे गैस निकलने लग जाता है। आप हीट बढ़ा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला यहाँ पे मेरे पास आइस क्यूब से इसको मैंने क्या करा, टेम्परेचर दिया। जब तुम यहाँ पर पहली बात बेटा, टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर बुखार आता है तो हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना, तो थर्मामीटर यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस बताता है। फिर आपने टेम्परेचर दिया तो ये क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग बोल देंगे वाटर। यहाँ पे वॉट एवर टेम्परेचर हो, आप इसको अगर फर्दर हीट करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये स्टीम में बदल जाता है, या फिर आप इसको गैस बोल दो। तो मैटर कैन चेंज बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम लोग एक एक करके इनको समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर हम पहला बात कर लेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से हम लोग एक बार क्या करने वाले हैं, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, हमें वो बताना है आपको। तो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसको समझाता हूँ मैंने बोला चलो मान लो मेरे पास यहाँ पर सॉलिड्स के पार्टिकल है। अब सॉलिड्स के पार्टिकल है तो इनके बीच में स्पेस थोड़ा कम ही रहेगा, स्पेस कम रहेगा। अब मैंने इसको टेम्परेचर देता हूं, इसको हीट देता हूं, ठीक है। पहली बात तो यहाँ इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी ये इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगा। तो ये हो सकता है कि उसके बाद इसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लिक्विड के बराबर हो तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो टेम्परेचर जब हम देते हैं ना तो बेटा क्या होता है, इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग वीक करते हैं, किसके अप्लाई से, टेम्परेचर के अप्लाई से। तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका ये किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो पहले मैंने बोला कि सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, जब सॉलिड टू लिक्विड की बात करें तो यहां पर मैंने एक आइस क्यूब ले लिया। क्या है बेटा, ये आइस क्यूब है, इसका टेम्परेचर होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर स्केल होता है ना, डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल। मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ। ये आइस क्यूब है, अब ये इसको मैंने थोड़ा सा हीट दे दिया। क्या दे दिया, हीट दे दिया, तो ये यहाँ पर क्या बन गया, लिक्विड, और ये क्या बन गया आपका, वाटर। लेकिन आइस क्यूब से वाटर बनने के लिए यहां पर भी आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा तो मुझे क्या समझ में आया, ये देखो ये सॉलिड से कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, मतलब ये हो गया आपका मेल्ट, या फिर ये इसको हमने बोल दिया फ्यूजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि मेल्ट या फिर हम बात करेंगे फ्यूजन। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट। अब सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड है, तो ये हीट क्या है, ये स्टेट कैसे चेंज हुआ, जबकि मैंने इसको गर्म तो किया था ना। तो आप लोग यहाँ पे एक और बात करने वाले हो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम लोग 2 पॉइंट को बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट को डिस्क्राइब करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड गेट कन्वर्ट टू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोला, द टेम्परेचर एट विच solid get convert into liquid state या change their state at atmospheric pressure। और बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझ लो, एटमॉस्फेयर में जो एयर है जो हम पे दबाव लगा रही है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो चलो देखो, तो ये मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया। बोले वो टेम्परेचर
वो टेम्परेचर जिससे कोई भी सॉलिड अपनी स्टेट को चेंज कर दे। तो यहाँ पर सॉलिड से लेके आप अगर लिक्विड आ गए तो आपने यहाँ पे क्या किया रहा, इसको मेल्ट करा, इसी को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन सवाल ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर था, बोले ये माजरा कैसे हुआ? ठीक है, तो बेटा इनके बीच में एक आता है लेटेंट हीट। अच्छा मेल्ट या फिर इसको फ्यूजन भी बोल दो। क्या बोला? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट को हम बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन लेटेंट हीट? लेटेंट हीट का मतलब होता है बेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त समझते हो ना? ये गुप्त सुनते से बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया, तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ एक्चुअली में फ्यूजन, क्योंकि हम इसको तोड़ रहे हैं, या फिर हिंदी में बोला इसको गुप्त उष्मा। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इसको तुम समझ जाओ। हिडन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिडन हीट। ठीक है, अब हिडन हीट का मतलब क्या होता है? गुप्त उष्मा को अगर हम समझें तो बोलेगा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच temperature at which 1 kg of solid, कितना? 1 kg of solid get convert to liquid state at 1 atmosphere by not change of the temperature, विदाउट चेंजिंग बोल देते अपन, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। बच्चे क्या ये बात समझ में आ रहा है? बिना टेम्परेचर को चेंज किए आप क्या कर रहे हो? उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हो। मैंने बोला यहाँ से आइस से लेके आप वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो हिडन हीट है, ये हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या ये क्लियर है? तो आपके पास दो तरीके से लेटेंट हीट आएगा, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये बात समझ में आ रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये सॉलिड है और ये आपका लिक्विड है। तो बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको ये बात तो समझ में आ गया, पहला कि लिक्विड सॉलिड से हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अब मेरा सवाल है क्या आप लिक्विड से लेके गैस तक कन्वर्ट करोगे? गैस पे कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है, ध्यान दो। इसको मैं पूरा मिटा देता हूं। देखो बच्चों, अब हमने क्या बोला? दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, आप लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको। यहां पर जो टर्म्स आएंगे वो भी आप ध्यान देना। जैसे मेल्टिंग पॉइंट और लेटेंट हीट आ गया था ना, देखो बेटा क्या होता है कि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस तो होता है, लेकिन उतना नहीं होता है, स्पेस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो क्या ये लूजली बाउंड होगा? अब लूजली बाउंड होगा, अगर तुम इसको टेम्परेचर वगैरह देते हो तो क्या इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और इसके बॉन्ड ब्रेक होके इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या करेगा? ओवरकम कर लेगा ये टेम्परेचर। तो वो स्टेट ऑब्वियसली चेंज करेगा, क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो टूट जाएगा और गैसेस के जैसा हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ? स्टेट चेंज कर लेगा वो। तो एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो मैंने बोला यहाँ पे वाटर ले लिया, ठीक है, और वाटर को मैंने क्या करा? हीट करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, और वाटर यहाँ पे क्या बन गया? स्टीम बन गया या फिर गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बेटा आपको मालूम है क्या होता है? वाटर हम कोई भी टेम्परेचर लेते हैं, जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो ये हो जाता है बॉइल्ड, उबलने लग जाता है। ये कितने? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब ठीक है, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गया। बोले ये कैसे होगा? यहाँ देखो ना, कंटेनर लो, पानी लो आप, और इसको यहाँ पे गर्म करते जाओ, फिर यहाँ पर भी गर्म करते जाओ। जब हीट करने लग जाओ तो यहाँ से वेपोराइज होते था, अरे वेपर बन जाता है ना, ये स्टीम बन जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या बताया कि लिक्विड
को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीज टेम्परेचर। हीट को क्या कर रहे हो आप यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। एक्चुअली ये क्या है, थोड़ा बल्क फिनोमिना है, आपको ज़्यादा हीट चाहिए किसी को उबालने के लिए। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अब मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पर तो देखो क्या ये लिक्विड जो है आपका वाटर ऐसा हो गया यहाँ पर, इसको तुमने हीट करा और हीट करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे गर्म हो गया, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है, यहाँ पे स्टीम बन गया। लेकिन फिर भी अभी तो ये लिक्विड ही है ना, ये आपका स्टीम है। सवाल देखो बेटा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ही रहता है, सारा का सारा लिक्विड पानी में नहीं, ऊपर हवा में नहीं उड़ जाता है, रहता तो है ना बेटा। तो देखो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहीं पे ये गैस बन गया या फिर आप इसको स्टीम बोल दो, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, अरे वेपोराइज होता है ना, यही तो रहता है आपका वेपर, वेपर बाहर निकलता है। तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेट तो चेंज हो रहा है। वाटर लिक्विड से किस में हो रहा है, अरे गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, पहले तो मैं रुको, हाँ तो आएगा ना, दोनों समझा देता हूँ। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो ये बात क्लियर है। तो हमें यहाँ से दो बात समझना है। पहली बात, इससे हमें मालूम पड़ती है कि ये बॉइल्ड हो जाता है, तो हम लोग बात कर लेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट, कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैं लिखना चाहूँगा तो मैं यही बोलूँगा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गहरी बात है बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तुम इसको गर्म कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, इसको उस टेम्परेचर पहुंचाया, तब ये क्या करेगा, वेपर निकलेगा। और जब इस वेपर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, तब ये उबलने लग जाएगा। एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होता वाटर का, तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब इसके वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तभी तो वो उबल जाता है। इसी तरह बेटा हर एक सब्सटेंस के लिए बता रहा हूं, अगर उसका वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो वो वहां से उबलने लग जाता है। ये बात तो मुझे समझ में आ गई, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हर एक का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 पे क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को क्या बताया आपने, ये देखो ना यहाँ पे 100 डिग्री पे आप क्या कर रहे हो, 100 डिग्री पे ये वाटर ही है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टीम भी है। तो यहाँ पर क्या आया, एक छुपा हुआ हीट है, उस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन को समझने के लिए देखो क्या बोला मैंने यहाँ पर, बोले 1 kg ऑफ, अरे यार ऐसा बोलो ना इसको बेटा, द टेम्परेचर एट विच 1 kg ऑफ liquid get convert to gas at 1 atmosphere without change its temperature। टेम्परेचर को बिना चेंज किए जब ये स्टेट चेंज करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, गुप्त उष्मा, ठीक है। बट ये बात तो समझ में आ गई यार। यहाँ पर टेम्परेचर स्केल के बारे में बहुत जान का था हमारा ये तो। बच्चे क्या होता है, मैं थोड़ा टेम्परेचर स्केल के बारे में आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी में है हमारा, क्या होता है टेम्परेचर स्केल, इतना डिग्री को केल्विन में बदलो। आज मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट थिंग्स बताने वाला हूं जो आप सोचोगे कि यार इससे पहले तो मैंने कहीं देखा ही नहीं था। बच्चों देखो टेम्परेचर स्केल आपने 0 डिग्री सेल्सियस वगैरह वगैरह देखा होगा, केल्विन स्केल। टेम्परेचर क्या होता है आपको मालूम है, आपको मालूम होगा कि हर एक
हर एक के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी को मेजर करने के लिए, लेंथ के लिए आप सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल वगैरह आप यूज़ करते हैं। तो उसी तरह हम लोग टेम्परेचर स्केल के बारे में बात करते हैं। तो टेम्परेचर स्केल जो होता है ना, एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस, एक होता है तुम्हारा डिग्री केल्विन, और एक होता है तुम्हारा फ़ारेनहाइट। एक रेमर भी होता है बेटा, रेमर स्केल। ये 4 तरीके का स्केल होता है। आपको बता दूं ये स्केल कैसे बनता है। ये स्केल थर्मामीटर आपने देखा होगा, थर्मामीटर आपने देखा होगा तो वहाँ पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों लिखा रहता है। और इन सारे स्केल्स में जो है ना मर्क्यूरी फिलअप रहता है, मर्क्यूरी। ठीक है, अब देखो हम लोग एक एक स्केल के बारे में बात करने वाले, किसका किसके साथ कैसा रिलेशन है। तो बेटा एकदम सिंपल ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना सिंपल ट्रिक कि एक बार अगर कर लिया तो आप क्या 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास जब भी आप पढ़ोगे टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ऐसा चुटकी में हो जाएगा। आपको वाटर के बारे में मालूम है, इतना पता कर लो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैं पता कर रहा हूँ, डिग्री केल्विन ले लिया, माइनस में इसका फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया, अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट, माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट। एक बात क्लियर है। फिर इक्वल टू, देखो टेम्परेचर स्केल कोई सा भी हो, मैंने बोला यहाँ पर देखो ये मान लो 1 फीट है यार, लेकिन इंच टेप से आप किसी से भी नाप लो, बित्ते से नाप लो, मीटर स्केल से नाप लो, इसकी लेंथ तो उतनी रहेगी, लेकिन आपका मेजरमेंट का जो नंबर आएगा वो अलग अलग आएगा। तो उसी तरह कोई से भी स्केल हो, टेम्परेचर जो रहेगा वही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट जो आपका वैल्यू है वो अलग अलग आने वाला है। तो मैंने फिर बोला केल्विन माइनस में इसका फ्रीजिंग पॉइंट लिख लो, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट लिख लो। यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल के लिए यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट लिख लो, और इसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट। फिर एक रेमर स्केल होता है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट और इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट। अरे सारे ट्रिक है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब देखो मैंने बोला था 0 डिग्री सेल्सियस से इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा 100, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया आपका 0 बराबर इक्वल टू, मैंने बोला ना टेम्परेचर तो वही रहेगा, लेकिन इसमें नापोगे तो अलग नंबर, इसमें तो अलग, इसमें अलग, इसमें अलग आएगा। सिमिलरली केल्विन के साथ इसका जब फ्रीजिंग पॉइंट देखोगे केल्विन स्केल में तो आता है 273 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो 373 माइनस में 273। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट माइनस में इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना बेटा 32, और ये होता है 212 माइनस में 32। सिमिलरली यह R माइनस में इसका 0 पे होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 80 होता है, और ये 0 होता है। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एक सेकेंड देखो ये कैसा बन गया बेटा, C अपॉन में 100 इज इक्वल टू K माइनस में 273 अपॉन में 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये F माइनस 32 अपॉन में ये इतना आएगा 180, और ये कितना होगा R अपॉन में 80। ये हो गए हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, हर एक चीज को निकाल लेंगे। बोले कैसे, बोले देखो सर पहला रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो बेटे इनको बराबर कर दो, अपॉन में K माइनस में 273 अपॉन में 100, ये 100 और 100 कट गया, और फाइनली आपका यहाँ पर कुछ आ गया, C इज इक्वल टू K माइनस में 273। ये लो टेम्परेचर इन केल्विन अपन डिग्री सेल्सियस। अभी देखो फटाफट कर देता हूँ मैं, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो कितना होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन माइनस में 273, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 इक्वल टू K, ये हो जाएगा आपका 8, ये 9, 298 केल्विन। समझ में आया? अरे कितना इजी है यार। ये क्लियर है? आप यहां से कोई सा भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपको किसका बोलेगा, जिसका बोलेगा आपको बता दो। बॉडी टेम्परेचर आपको मालूम है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, आप इसको केल्विन में भी निकाल सकते हो। ये एग्जांपल अच्छा है क्या, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल कर लोगे इसी के बेस्ड पे। चलो ये सवाल तो हो गया। अब मैंने यहां पर बोला, मैं ऊपर लिखता हूं, यहां देखो बेटा, अब हमने बोला कि डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, हाइट स्केल के बीच में रिलेशन। बोले कौन कौन हुआ, जब मुझे इसका रिलेशन निकाला था तो मैंने इसको कंपेयर कर दिया, अब इसका निकाला तो इसको हमने कंपेयर कर देना है। तो C अपॉन में 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन में 180। चलो सॉल्व करो तो 0 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा
18, तो यहाँ पे क्या होगा C/5 इज इक्वल टू F माइनस में 32 अपॉन में 9। देखो बेटा कितना सिंपल है, हम इसको याद करते हैं लेकिन याद ही नहीं होता हमसे। अब देखो ये रिलेशन बन गया ना, आप इसको किधर भी ला सकते हो। एग्जाम्पल देखो, हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर देखोगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है बेटा 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको हम लोग को फ़ारेनहाइट में मेज़र करना है कितना होगा, है ना। तो फ़ारेनहाइट में मेज़र करने के लिए आप क्या करोगे, देखो इधर आप एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो। बेटा इसको नोट डाउन कर लेना, कभी बहुत काम आने वाला है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, देखो कर लेते हैं। C/5 इज इक्वल टू F माइनस में 32 अपन में 9। एक काम करो 37 अपन में 5, यहाँ पर क्या होगा F माइनस में 32/9। ठीक है बेटा, एक छोटा सा कैलकुलेशंस के लिए अपन काम करते हैं। इसको 37 को मैं 35 बोल देता हूँ, ठीक है। अरे चलो रहने दो, क्या जा रहा है हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं 5 7 जा 35, 2 कितना हो गया यहाँ पे 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर इधर आगे बढ़ता जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करो इधर, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 7.4 इज इक्वल टू F माइनस में 32 अपॉन में 9, 7.4 इंटू 9 F माइनस में 32। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा 67। अब इसको इधर ले आऊँगा तो प्लस में 32 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा बेटा, समथिंग 7 9 98 पॉइंट समथिंग आता है तुम्हारा डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या स्केल क्लियर है, ठीक है। 98 समथिंग वहाँ पे यहाँ पे कैलकुलेशन हो सकता है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिसका रिलेशन निकालो आप उसको इक्वल कर दो, इसका रिलेशन निकाल देता हूँ। बट आप लोग याद रखना कि माइनस में 40 डिग्री सेल्सियस पे और डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बराबर होता है। निकाल के आप देख लेना कितना हो जाएगा, C अपन में 5 इक्वल टू F माइनस में 32 अपॉन में 9, तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस का, और ये 5 इज इक्वल टू F माइनस में 32/9, ये कितना हो गया माइनस में 8 बराबर F माइनस में 32, इधर हो गया 9 माइनस में 72 इक्वल टू F माइनस में 32, इधर ले आऊँगा तो माइनस में 72 प्लस में 32 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी आएगा तुम्हारा 40 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस में 40 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होता है। ये बात तो समझ में आ गया मुझे टेम्परेचर स्केल। लेकिन अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर से हम लोग लिक्विड को गैस में और बाकी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स या जो भी हो गैसेस पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर रहता है। आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर से भी आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हो। कैसे, मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास गैस है, इसका मैंने प्रेशर क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। जब प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो ये क्या हो गया आपका लिक्विड स्टेट में आ गया। कैसे, एग्जांपल ले लो, LPG सिलेंडर भरते हैं तो ही होता है ये। 15 किलो गैस आप छोटे से सिलेंडर में उसको भर सकते हो। ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बाय इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज। बात समझ में आ रहा है। ये बात तो हो गई इफेक्ट ऑफ प्रेशर के। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट की बात है बेटा, मैं 2-4 चीज़ और बताने वाला हूँ, यहाँ पे देखते रहो। NCERT में बड़ा अच्छे से ये चीज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा है सॉलिड, इधर लिखा है सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, आप सॉलिड से लिक्विड अगर करोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉरी, या हाँ चलो ना ठीक है। और लिक्विड टू सॉलिड करोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, और लिक्विड को हम लोग स्टेट चेंज कर रहे हैं ना, तो इसको आप फ्यूजन बोल दो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, यहां पर अगर आप गैस से लिक्विड बना रहे हो तो इसको आप बोलोगे लिक्विफिकेशन। ठीक है, और अगर
लिक्विड को गैस में बदल रहे हो तो इसको हम लोग बोलेंगे वेपोराइजेशन। बात समझ में आ रहा है बेटा? लास्ट वन थिंग, अगर आप डायरेक्ट कहां से कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड टू गैस, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। और अगर गैस टू सॉलिड कन्वर्ट कर रहे हो तो भी हम लोग इसको सब्लिमेशन ही बोलते हैं। ये डायग्राम को अच्छे से थोड़ा समझना है। देखो हमने क्या बोला, तीनों स्टेट ऑफ मैटर को आपस में चेंज कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड मैंने आपको बताया था, मेल्ट करके फ्यूजन, या फिर आप यहाँ पे बोल दो मेल्टिंग, ठीक है। लिक्विड टू गैस सॉलिडिफिकेशन कर लो, लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन, और गैस टू लिक्विड लिक्विफिकेशन एलपीजी, और इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब अगर मैं समझाऊं बेटा तो ये कहता है द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट टू सॉलिड टू लिक्विड। बोले द टेम्परेचर, इसमें सॉलिड जो होगा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, गैस में। इस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन टेम्परेचर। एग्जांपल के लिए बात करूं मैं आपको, कैम्फर, कपूर, नैप्थलीन बॉल्स, ये डायरेक्ट कपूर समझते हो ना, कपूर, नैप्थलीन बॉल्स वो कपड़े में, या फिर आप पब्लिक टॉयलेट पे देखते होगे, मूवी देखने जाते हो, टॉयलेट पे देखा होगा, ऐसे बॉल्स तरीके से व्हाइट कलर का होता है, नैप्थलीन बॉल्स, ये होता है सब्लिमेशन, ठीक है बेटा। लास्ट वन टॉपिक है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के बारे में अगर मैं बता दूं आपको तो देखो क्या होता है, वेपर, ये वेपोराइजेशन का प्रोसेस ऐसा है कि विदाउट इट्स बॉइलिंग पॉइंट दे गेट स्टार्ट वेपोराइजेशन। छोटा सा टॉपिक है। वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है कि बिना बॉइलिंग पॉइंट के, द फिनोमिना इन विच, लिखना पड़ेगा यार, द फिनोमिनॉन इन विच मैटर गेट चेंज देयर स्टेट विदाउट रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब देखो, बॉइलिंग पॉइंट को बिना अटेंड किए वो वेपोराइज हो जाएगा, बिना अटेंड किए वेपोराइज हो जाएगा। जैसे कि वाटर जो होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे ही वेपोराइज होता है ना, लेकिन ये अब वो टेम्परेचर नहीं रहेगा। कैसे, मैं आपको बता दूं। हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि बाहर हम कपड़े सुखाते हैं तो क्या होता है, सूख जाता है। कैसे सूखता है, वाटर वेपर कहीं निकल के गया होगा गैस बन के। आपने देखा होगा ठंड के टाइम पे जो आपके पोन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, वहाँ से वेपर्स निकलते हैं, वेपोराइजेशन होता है। लेकिन क्या, एक तो पहले ठंडा है, गर्म कहाँ करोगे उसको, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द वेपोराइजेशन जो होता है ना बेटा, कुछ फैक्टर्स होता है जिसको अफेक्ट करता है। फैक्टर अफेक्टिंग वेपोराइजेशन, पहला क्या है मैं बता दूं, इंक्रीज सरफेस एरिया। पहला क्या बोला, इंक्रीज सरफेस एरिया। देखो हम सुबह सुबह स्कूल जाते थे, लॉकडाउन है नहीं जा रहे, ठीक है। वेपोराइजेशन को कैसे, सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, मम्मी बोले बेटा दूध पी लो, अब मम्मी गिलास में दूध दे रही है, अब बोले नहीं मम्मी टाइम नहीं है, तो फिर मम्मी क्या करती है, प्लेट में दूध निकाल के देती है। तो क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ गया, इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, वेपोराइजेशन होना शुरू हो जाएगा। इसको आप इवापोरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, इवापोरेशन। तो फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन की बात कर लो, इवापोरेशन तो आप क्या, इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर को बढ़ा दो तो इवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। आपको मालूम होगा बेटा कि हम लोग ठंडा कुछ भी ठंडे की बोतल पीते हैं या रखते हैं पास में, तो आसपास में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जम जाता है, तो सोचते हो कि यार इसको तो छेद तो है नहीं, इसमें बाहर कैसे निकल रहा है। तो बेटा वो क्या होता है कि हमारे एयर में ह्यूमिड होता है, और ये ह्यूमिड जो एयर होता है वो जब यहाँ पर जो कोल्ड वाटर है आपका, उस बॉटल में जब स्टिक होता है तो वहाँ पे आने के बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है, वहाँ पे स्टिक हो जाता है और यहाँ पे कंडेंस हो जाता है इस तरीके से। थैंक यू ऑल।